चलिए, अगर कल का आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, नोट्स पढ़ लिया है, तो ये 2-3 सवाल है, इसको लगा लीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे। ठीक है, कम से कम ये सवाल पहले लगा लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन भाई? PO2 का बात किया है। PO2 वैल्यू इन एल्वियोलाई, टिश्यू एंड एटमॉस्फेरिक एयर आर रेस्पेक्टिवली। इसका वैल्यू बताइए फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है। PO2 वैल्यू एल्वियोलाई में कितना होता है? 104। ठीक है, टिश्यू में 42 का 40, 40, एटमॉस्फेरिक एयर में 159, 159। यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी लोग शहीद हो गए? बताओ, विवेक गुजर गया, मेरा एक छात्र था, गुजर गया, श्रद्धांजलि। कोई बात नहीं, बता के जाया करो यार। बताओ, गुजर गया वो लड़का, जिंदा हो? यस सर। जिंदा हो तो बताया करो ना यार, मुझे लगा चले गए तुम तो दुनिया छोड़ के। जिंदा रहता है तो आदमी एक्टिव रहता है भाई, मुझे तो इनएक्टिव दिख लो। इन्वेस्टिंग करने के बाद भी नहीं एक्टिव हो रहेगा। PO2 एंड PCO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड, यहाँ एंड लिखा है, एंड एल्वियोलर एयर आर। चलो, PO2 और PCO2 दोनों बताना है, एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोलर एयर में फटाफट। एटमॉस्फेयर में 0.3 और 159, PCO2 40 और 0.3 और एल्वियोलर एयर में एल्वियोलाई में 40, PO2 104 और PCO 104 और PCO2 40। 40 लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स पहचानना है, ठीक है। बोला है PO2 मोर इन एल्वियोलाई देन टिश्यू। PO2 का वैल्यू एल्वियोलाई में ज्यादा होता है टिश्यू के कंपैरिजन में। सही बात है। ट्रू है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ होता है 104, यहाँ होता है 40, यहाँ होता है तो सही बात है। नेक्स्ट, PCO2 मोर इन एल्वियोलाई देन टिश्यू। फॉल्स, क्योंकि एल्वियोलाई में PCO2 कितना होता है? 40, टिश्यू में कितना होता है? 45, तो गलत। 45। नेक्स्ट, PCO2 सेम इन टिश्यू एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। PCO2 सेम इन टिश्यू एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ट्रू है। यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 45, ट्रू है। नेक्स्ट, हाँ अभिषेक, नेक्स्ट तुम बताओगे, क्या समझते हो? कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑफ करके क्लास ज्वाइन करके निकल लिए, सर को मैसेज कर दिए 5 मिनट में आते हैं सर। सरकारी स्कूल है जी। हाँ अभिषेक, यस सर। जवाब दो। नेक्स्ट, सही है या गलत है? PO2 मोर इन एल्वियोलाई देन एक्सपायर्ड एयर। ट्रू सर। क्यों? एल्वियोलाई में कितना आता है PO2? 104। 90। बताओ, ये एल्वियोलाई में 95 बता रहा है। सर तू अभी ऑफलाइन में रहता है, मैं तेरा खाल उतार दिया होता इतना दिन में। गार्जियन, टीचर सबको बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है, खुद ही बेवकूफ बन रहा है इतने दिनों से, उसको पता ही नहीं है। तुझसे ना हो पाएगा। तू चुप ही रहे, तू कैमरा बंद करके सो जा उधर। तू कैमरा बंद करके सो जा, बंद कर कैमरा, सो जा उधर। तो PO2 होता है एल्वियोलाई में 104 और एक्सपायर्ड एयर में होता है 116। तो मोर बोला है, PO2 मोर इन एल्वियोलाई देन एक्सपायर्ड एयर, तो लाइन सही नहीं गलत है, क्योंकि 116 है तो लाइन गलत है, फॉल्स। चलिए, अगर आप ये सब सवाल कर लिए हैं, इसका मतलब आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ गया है। पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस बात का खेला है? वो पूरा का पूरा पार्शियल प्रेशर का ही खेल है। पार्शियल प्रेशर से सब कुछ होता है वहां, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हालांकि ये क्वेश्चन बाद में करवाया था मैंने, ठीक है, एक क्लास बाद में, जो बाद में याद है तो करवाया था, इसलिए बाद में लिखा हुआ है। नाउ आवर टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप उधर वो सब बाद में देखना, मैं इधर लिख के पढ़ा रहा हूं। देखो, जो गैस है ब्लड में डायरेक्टली, ये ब्लड मान लो, ब्लड में जब आया O2 या ब्लड में आया CO2, तो ये O2 और CO2 ब्लड में थोड़ा सा ही मात्रा में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है, थोड़ा सा ही मात्रा में, जो ब्लड प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है, बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में।
मोस्टली इसको कौन कैरी करता है? तो दोनों O2 और CO2 दोनों का, हाँ ठीक है, हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन मेनली O2 के लिए है, CO2 के लिए नहीं है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि O2 और CO2 दोनों के ट्रांसपोर्ट की कहानी अलग अलग है। पहले मुझे एक बात बता दो, एक वर्ड है लोडिंग और एक वर्ड है अनलोडिंग। लोडिंग का मतलब है ब्लड में उसका मात्रा डाला जा रहा है, और अनलोडिंग का मतलब है कि ब्लड में से उसकी मात्रा को घटाया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो आप लोग जल्दी से कि O2 लोडिंग कहां होता होगा और O2 अनलोडिंग कहां होता होगा। अगर ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर है तब जाके आपको क्या क्लियर होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 लोडिंग एल्वेओलार लेवल पे होगा, O2 अनलोडिंग टिश्यू लेवल। सही बात है, बहुत अच्छा। CO2 लोडिंग और फिर CO2 अनलोडिंग। CO2 लोडिंग टिश्यू लेवल पे और CO2 टिश्यू लेवल पे अनलोडिंग होगा। एल्वेओलार लेवल। CO2 अनलोडिंग, ठीक है। हाँ, तो क्या है कि O2 लोडिंग कहाँ होगा, कहाँ O2 लोड किया जाता है ब्लड में डाला जाता है O2 को, तो ये होता है एट एल्वेओलार लेवल, एट लंग्स लेवल या एल्वेओलार लेवल। यही बोले थे ना सृष्टि? यस, एल्वेओलार लेवल। और अनलोडिंग कहाँ होता है, एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, ठीक है। नेक्स्ट CO2 लोडिंग। CO2 लोडिंग कहाँ होता है, ये होता है एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर ये क्या होता है, CO2 को लोड करते हैं ब्लड में। फिर जाकर CO2 का अनलोडिंग कहाँ होता है, एट एल्वेओलार लेवल। एल्वेओलार लेवल। एल्वेओलार। एट एल्वेओलार लेवल, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो फिर आपको ट्रांसफर गैस आराम से आ जाएगा। नाउ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब O2 लोडिंग होता है तो मान लो कि जो भी एल्वेओलार में एयर है उसमें जो भी O2 है, जब वो आएगा ब्लड में, मान लो ब्लड में आ रहा है O2, तो यहां से जो भी एयर O2 चला, 100% O2 मान लेते हैं उसको, मान ले, यहां से जो भी O2 चला उस O2 का 3% O2, कितना परसेंट, 3% O2 डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगा। जो ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में डायरेक्टली डिजोल्व हो जाएगा, कितना परसेंट, 3%। ओके, नेक्स्ट 97% O2, कितना, 97% O2 हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा। 3% तो क्या होगा, 3% O2 डायरेक्टली डिजोल्व इन प्लाज्मा, 97% O2 react with hemoglobin, associate with hemoglobin, and when O2 associated with the hemoglobin, then the complex called as oxyhemoglobin, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin is not a permanent structure. Basically O2 binds with hemoglobin irreversibly, रिवर्सिबली, मतलब O2 जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया है तो रिवर्सिबली बाइंड किया है, कल को दोबारा खुल भी सकता है, उससे डिसोसिएट भी हो सकता है। तो जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना है कल को टूट भी सकता है, जब टूटेगा तो फिर से O2 रिलीज हो जाएगा। तो मुझे बताइए ब्रेक होने का काम कहाँ होगा, कि ब्रेक होने का काम होगा कहाँ, अनलोडिंग के वक्त, O2 अनलोडिंग के वक्त एट टिश्यू लेवल। तो मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ट्रांसपोर्ट हुआ, तो ट्रांसपोर्ट तो यहाँ लोडिंग हुआ उसके बाद ट्रांसपोर्ट आएगा ना, अरे ट्रांसपोर्ट लोडिंग के बाद होगा ना। तो मुझे बताओ कि O2 ट्रांसपोर्ट, अगर मैं बोलूं O2 ट्रांसपोर्ट मेनली अकर्स बाय हीमोग्लोबिन, मेनली, नॉट ओनली, क्योंकि 3% O2 ब्लड प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होता है। अब आते हैं CO2 पे। अब CO2 का लोडिंग कहाँ होता है, अब आपको पता है कि जो टिश्यू लेवल पे, मान लो ये टिश्यू है, यहाँ पे से लगातार सेल कैटाबोलिक रिएक्शन में CO2 निकाल रही है, तो यहाँ जो भी ब्लड कैपिलरी आया, अब उसमें क्या देना है, CO2 देना है। तो मान लो कि यहां से जो भी CO2 निकला उसको 100% मान लो। CO2 का 3 फॉर्मेट चलता है ब्लड में, 3% CO2 तो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा, सॉरी 3% नहीं 7%, कितना, 7% CO2 तो 7% डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाएगा, किसमें, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में डिसॉल्व 5 से 7 होता है, 7 मान के चलो, ठीक है, 7% CO2 डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाएगा। 25% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। When O2 bind with CO2, then complex called as oxyhemoglobin. And but CO2 bind with hemoglobin, then complex called as
not carboxyhemoglobin. Complex called as carb amino hemoglobin. ऐसा क्यों तो अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में रुक जाओ. कंपाउंड कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. तो मुझे बता दो 25% इधर हो गया, 7% इधर हो गया, दोनों मिला के लगभग मान लो 30% के आसपास हो गया कि नहीं हो गया. 25 और इधर ये 5 से 7% होता है, तो इसको राउंड फिगर 5 से 7% ले सकते हो. 5 तो 30 उधर हो गया. अप्रॉक्स 70% CO2 किस फॉर्मेट में चलता है तो मैं आपको बता दूं बच्चे, यह चलता है सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में. Na2CO3 सॉरी Na2 नहीं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चलता है. अब आपके मन में आ रहा होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना, यही तो मैकेनिज्म पढ़ना है. उधर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे बना, यही तो पढ़ना है. लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि आपका जो नीट का एग्जाम है 95% टाइम्स जब भी वो CO2 मतलब वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्वेश्चन पूछा है, 95% टाइम्स वो क्वेश्चन इसी स्लाइड से पूछा है जो अभी आपके सामने है. ये O2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो O2 मेनली हीमोग्लोबिन का फॉर्म में होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और 3% O2 एज इट इज प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है. O2 का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है, डायरेक्शन एल्वेलाई टू टिश्यू होता है. जहां लोड हुआ, जहां लोड होना है वहां समातक होगा. चलो CO2 का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है, टिश्यू से एल्वेलाई होता है, क्योंकि लोडिंग होता है टिश्यू पे, अनलोडिंग होता है एल्वेलाई पे. टिश्यू से एल्वेलाई होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट. CO2 का ट्रांसपोर्ट किस किस फॉर्म में होता है, मेनली द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, देन 25% के आसपास कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 7% डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा. ज्यादातर टाइम तो क्वेश्चन इसी से आया है आपके नीट एग्जाम में, और आने की संभावना इसी से. मगर हमें तो क्या आदत है, हमें पढ़ना है इस लेवल से कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना. तो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि आखिर O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे है और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे. तो आज हम पढ़ेंगे CO2 के ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, कि कैसे CO2 का मतलब कि एक तरीके से आपको क्या पढ़ना है, CO2 लोडिंग एंड CO2 अनलोडिंग. यही तो ट्रांसपोर्ट है. लोडिंग हुआ फिर जाके अनलोडिंग कराना है, इसी बीच में तो ट्रांसपोर्ट हुआ है. तो हमें आज CO2 लोडिंग और अनलोडिंग दोनों देखना है. लोडिंग होता है टिश्यू लेवल पे, अनलोडिंग होता है एल्वेलाई लेवल पे. पहले पढ़ेंगे लोडिंग, फिर पढ़ेंगे अनलोडिंग. लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, मैं बार बार बात कर रहा हूं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन. मैं हीमोग्लोबिन के बारे में वैसे कल आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हीमोग्लोबिन में सेंटर पे एक एटम होता है. एटम नहीं होता है बेसिकली, वो एटम का आयन होता है, एंड दैट आयन इज Fe+2. कल बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर. तो मुझे एक बात बता दो, ये जो Fe+2 आयरन है, मतलब आयरन +2 है, जब ये O2 के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोसेस होता है ऑक्सीजीनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजीनेशन. और सुनना ध्यान से, जब ये हीमोग्लोबिन बाइंड करता है O2 के साथ तो कंपाउंड बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बनता है लंग्स लेवल पर और टूट जाता है टिश्यू लेवल पे. लेकिन जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है CO2 के साथ, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कहां पर बाइंड करता है मैं अभी आपको बताऊंगा. हीमोग्लोबिन CO2 के साथ Fe+2 के साथ बाइंड नहीं करता है, वो बाइंड करता है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ. अभी बताऊंगा मैं, रुक जाओ. तो जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है CO2 के साथ तो कंपाउंड बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एंड दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल कंपाउंड है. अब यहाँ पे लिखा है एंड कार्बोनिक एसिड. तो देखो एक्चुअल में क्या है, जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो एक्चुअल में तो कंपाउंड होता है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ही होता है. लेकिन कार्ब हीमोग्लोबिन तब बन पाएगा जब कार्बोनिक एसिड बनेगा. अभी आएगा आप मैकेनिज्म में, तब आपको क्लियर हो जाएगा. कार्बोनिक एसिड बनने के बाद ही कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया एंड कार्बोनिक एसिड. अब आ जाओ, ये जो दोनों ही कंपाउंड, चाहे कार्बोनिक एसिड हो चाहे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हो, ये बनता है टिश्यू लेवल पे और ये दोनों ब्रेक हो जाता है जाके लंग्स लेवल पे. अब सुनना सबसे धांसू बात, ये जो HB है, ये HB O2 के साथ बाइंड किया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 के साथ बाइंड किया तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. अगर ये हीमोग्लोबिन CO के साथ बाइंड कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर ले, तो पता है क्या बनता है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एंड दिस इज स्टेबल कंपाउंड. यस, दिस इज स्टेबल कंपाउंड.
और इसी वजह से होता है CO2 पॉइजनिंग। अभी समझा दूंगा, रुक जाओ। नेक्स्ट, अगर हीमोग्लोबिन बाइंड कर दिया ओजोन के साथ, अगर O2 के साथ बाइंड करता था होता था ऑक्सीजनेशन। अगर हीमोग्लोबिन बाइंड करे ओजोन के साथ, देन प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एंड देन कंपाउंड फॉर्म्स कॉल्ड एज मिथेमोग्लोबिन, एंड इट इज आल्सो स्टेबल कंपाउंड। अब मैं आपको बता रहा हूं चारों बात जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, वैसे कल डिटेल में बताऊंगा। हीमोग्लोबिन इज व्हाट, चलिए बोलो, हीमोग्लोबिन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और अगर आपको याद हो तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, किसी को याद है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा, याद है? 2 अल्फा 2 बीटा। अब मैं एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, अगर आपको याद हो तो हीमोग्लोबिन ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिलता है, याद है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एक मान लो ये पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन और एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इन सभी के सेंटर पे क्या होता है? Fe+2 आयरन, Fe+2 होता है, ओके, Fe+2। अच्छा कोई बच्चा मुझे जल्दी से बता दो, ये चारों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये किस केमिकल बॉन्ड्स के माध्यम से अटैच्ड होगा? ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अटैच्ड होगा ना, जल्दी बताओ। कोवलेंट बॉन्ड होगा या आयोनिक अट्रैक्शन, वाटर वॉल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड? जल्दी बताओ। कोवलेंट बॉन्ड को छोड़ के सारे बॉन्ड होंगे, यहाँ पे बता चुका हूँ बायोमोलिक्यूल्स में। कोवलेंट बॉन्ड को छोड़ के सारे अट्रैक्शन होंगे, आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक अट्रैक्शन, वाटर वॉल अट्रैक्शन, जो भी है सब कोवलेंट को छोड़ के, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन मिलके एक हीमोग्लोबिन बनता है। अभी जो मैंने सेंटर पे लिखा है क्या? आयरन एटम है। बाकी जो है वो पूरा का पूरा क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन का कंटिन्यूटी, दैट इज द अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो क्या मैंने आपको यह बताया है कि अमीनो, जो आज ये ऐसे ऐसे गोल गोल आपको दिख रहा है, कभी ये सर्कुलर था, ऐसे लीनियर था, तब जाके ऐसा स्ट्रक्चर बना है। तो क्या मैंने आपको यह बताया है कि जो अपना पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें एक तरफ होता है एन टर्मिनल और दूसरे तरफ होता है सी टर्मिनल, याद है किसी को? एन टर्मिनल सी टर्मिनल। एन टर्मिनल पर NH2 ग्रुप फ्री होता है और सी टर्मिनल पर COH ग्रुप फ्री होता है, अगर आपको याद हो पॉलीपेप्टाइड चेन में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया। अब मैं आपको बता रहा हूं, और ये पूरा ऐसे गोल गोल ऐसे हो जाता है और सेंटर पे एक होता है Iron+2। वैसे डिटेल स्ट्रक्चर कल आएगा हीमोग्लोबिन का, सेंटर पे Iron+2। अब मैं बता रहा हूं सबका बाइंडिंग साइट कौन कहां बाइंड करता है, सुनना ध्यान से। O2 बाइंड करता है Iron+2 के साथ, O2 बाइंड करता है, O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाइंड करता है Iron+2 के साथ। तो मुझे बताओ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाइंड करता है Iron+2 के साथ, क्या Iron+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा? नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो तब चेंज होता जब या तो फ्री रेडिकल बाइंड करता O2 ऑक्सीजन एटम फ्री रेडिकल, या तो ऑक्सीजन का कोई ना कोई एनायन वहां पे बाइंड करता, तब जाके समझ में आता कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। लेकिन नहीं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाइंड किया है तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। सो दैट प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, द बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन एट आयरन सेंटर एटम आयरन कॉल्ड एज ऑक्सीजिनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो O2 का बाइंडिंग साइट क्लियर है। आ जाओ CO2 कहां बाइंड करता है? यही जो आपको लाल लाल दिख रहा है, तो इसका कोई न कहीं पे तो एन टर्मिनल होगा ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे एन टर्मिनल, तो ये CO2 बाइंड करता है एन टर्मिनल पर। कहां बाइंड करता है? नॉट आयरन, ये बाइंड करता है एन टर्मिनल पर जो अमीन ग्रुप है उसके साथ CO2, एंड प्रोसेस कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, सॉरी प्रोसेस कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन, प्रोसेस कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन एंड कंपाउंड फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ क्या डाउट आना चाहिए। सर तब इसका मतलब हीमोग्लोबिन एट अ टाइम O2 से भी बाइंड कर सकता है और CO2 से भी बाइंड कर सकता है। कितनों को ऐसा लगता है? हाथ खड़ा करो। क्योंकि O2 बाइंड करना है Fe+2 पे और CO2 बाइंड करना है अमीनो ग्रुप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सर एट अ टाइम हीमोग्लोबिन के साथ CO2 और O2 दोनों बाइंड कर सकता है। चलो सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, सभी को ऐसा लग रहा है कि बाइंड कर सकता है। और मैं बता दूं, एट अ टाइम हीमोग्लोबिन के साथ या तो O2 बाइंड करेगा या तो CO2 बाइंड करेगा, या तो O2 या तो CO2, दोनों एक साथ कभी नहीं। अब मैं बताता हूं कारण। जब CO2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ
तो हीमोग्लोबिन का पूरा कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, और ऐसा कन्फर्मेशन चेंज करता है कि फिर O2 का एंट्री में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है। O2 एंटर ही नहीं कर सकता सेंटर एटम के पास तक। क्लियर? तो बताओ अगर CO2 बाइंड करेगा तो क्या O2 बाइंड कर पाएगा? नहीं। अब कल को क्या हुआ कि O2 बाइंड किया, और O2 बाइंड अगर कर गया तो O2 पूरे हीमोग्लोबिन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है, और उस तरीके से ये जो अमीनो ग्रुप है एंड टर्मिनल है वो हिडन हो जाते हैं और CO2 बाइंड नहीं कर पाता है। इसका मतलब एट अ टाइम या तो CO2 बाइंड करेगा या तो O2 बाइंड करेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट बाइंड कौन करेगा? हेलो, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कौन बाइंड करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो सुनना ध्यान से। ये डिसाइड होता है बहुत सारे फैक्टर से, लेकिन मेन फैक्टर ये है कि इस दोनों गैस में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, O2 की CO2 की। अगर O2 की मात्रा ज्यादा है तो O2 बाइंड करेगा, अगर CO2 की मात्रा ज्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा। अरे जाहिर सी बात है, वर्चस्व, जिसका मॉलिक्यूल ज्यादा है वो डिफ्यूज ज्यादा होगा तो वहां जाके बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखेगा। तो O2 ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन में तो O2 बाइंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब PO2 ज्यादा। अगर PO2 का वैल्यू ज्यादा है, कहीं पे भी हीमोग्लोबिन वहां है, तो उसके साथ O2 बाइंड करेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का ज्यादा है मतलब PCO2 ज्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ठीक है कॉन्सेंट्रेशन से इफेक्ट हो रहा है बाइंडिंग, लेकिन सर एक बात मान लीजिए कि अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हीमोग्लोबिन के सामने रख दें O2 और CO2 का तो कौन बाइंड करेगा? आपको क्या लगता है? मान लो एक एक ग्राम एक एक ml रख दें, 1 ml O2 है और 1 ml CO2 है, तो कौन बाइंड करेगा? CO2। चलो ठीक है, मैंने मान लिया CO2। चलो ठीक है, CO2 का बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ 25 से 30 गुना ज्यादा होती है। 25 से 30। अच्छा, कल जो मैंने बताया था वो सोल्युबिलिटी था। सोल्युबिलिटी इज अदर थिंग्स। सोल्युबिलिटी वाटर में डिसॉल्व होना मतलब ब्लड में डिसॉल्व होना, वो 20 से 25 गुना ज्यादा डिसॉल्व होती है CO2 O2 के कंपैरिजन में, वो अलग चीज है। आज मैं बता रहा हूं कि हीमोग्लोबिन का एफिनिटी CO2 के साथ 25 से 30 गुना ज्यादा एज कंपेयर टू O2। कोई बच्चा कारण बता सकता है? कारण सिंपल है। चलो, अभी मैंने क्या बोला कि O2 का बाइंडिंग साइड सेंटर पे या पेरिफेरी पे? पेरिफेरी पे। O2 का O2 का सेंटर पे। सेंटर पे, सेंटर और पे। CO2 का पेरीफेरी पे। पेरिफेरी पे है, क्योंकि एंड टर्मिनल कहीं ना कहीं बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होगा, और आयरन सेंटर एटम है वो बिल्कुल बीच में है। तो बताओ किसको एंटर करने में किसको बाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी? O2 को। O2 That's why hemoglobin have more affinity to bind with CO2 अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में दोनों गैस है तो। और बाइंडिंग एफिनिटी प्राइमरी डिसाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस। जिधर दम उधर हम, हीमोग्लोबिन नहीं करता, जिसका मात्रा ज्यादा होगा उधर हम बाइंड कर जाएंगे। अगर मात्रा दोनों की बराबर है तो ऑब्वियसली हम CO2 के साथ बाइंड करेंगे। चलो, ये तो बात कर दिया मैंने O2 और CO2 के साथ जिस गैसेस का आपके बॉडी में एक्सचेंजेस होता है। लेकिन मैंने अभी 2 गैसेस आपको और बताया है, एंड दैट गैसेस आर व्हाट? दैट गैसेस आर CO एंड ओजोन। ये कहां बाइंड करता है? सुन लेना ध्यान से। जहां O2 बाइंड करता है वहीं बाइंड करता है CO, वहीं बाइंड करता है CO। और सुन लेना ध्यान से, O2 और CO में, O2 और CO में अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन किसके साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है, तो आपको पता है O2 के साथ लगभग 200 से 250 गुना ज्यादा एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन CO के साथ। O2 के कंपैरिजन में लगभग 200 से 250 गुना ज्यादा एफिनिटी। यानी कि अगर मान लो दोनों O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोनों अगर इक्वल मात्रा में मैं रख दूं तो हीमोग्लोबिन CO के साथ ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी दिखाएगा। और इसी वजह से कहते हैं सुट्टा मत पियो। सिगरेट स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा भी अगर आ गया तो हीमोग्लोबिन उसको बाइंड करवा लेगा अपने साथ। और सुनना ध्यान से, एक बात बताना, जल्दी से बताना, अगर O2 बाइंड करता हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अनस्टेबल कंपाउंड या स्टेबल? अनस्टेबल। कल को वो टूट भी जाएगा। अच्छा, अगर CO2 बाइंड करता तो क्या बनता? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, वो भी अनस्टेबल। दोनों रिवर्सिबल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। लेकिन सुनना कान खोल के, अगर CO एक बार स्टेबल बन रहा है ना। हाँ, अगर CO एक बार बाइंड कर जाएगा आयरन के साथ
तो वो परमानेंटली वहां बाइंड रहेगा। अब बताओ सुट्टा पीने से क्या प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम ये आया कि कुछ हीमोग्लोबिन अब CO ने रिजर्व कर लिया, अब वहां से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता है, मतलब वो हीमोग्लोबिन किसी काम का आपके बॉडी के लिए नहीं है। पहला प्रभाव कि हीमोग्लोबिन बर्बाद चला गया। दूसरा, ये CO जब वहां बाइंड करेगा तो कुछ ही समय बाद हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय भी कर देगा, पहला। दूसरा, ये CO आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। ये CO आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। दूसरा नुकसान, इस कदर सिगरेट स्मोकिंग आपको हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है। केवल सिगरेट स्मोकिंग नहीं, जिस भी चीजों में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो सभी, जैसे कि ये आपका व्हीकल स्मोक, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसलिए थोड़ी सी मात्रा भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की आई तो हीमोग्लोबिन उसको प्रीफर करता है, उसके साथ बाइंड करता है, और ये नुकसानदेह बात है। तो ये तो किसकी बात हो गई? अच्छा, कंपाउंड क्या बनेगा अगर CO बाइंड करेगा वहां? तो कंपाउंड बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक और कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज ओजोन, O3। पता है O3 भी यहीं पे बाइंड करता है। O3 जब बाइंड करता है पता है क्या होता है? इस आयरन +2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब बताओ, ऑक्सीडेशन हो गया, आयनिक बॉन्ड बन गया वहां पे, उसको पूरा एकदम इलेक्ट्रॉन शेडिंग हो गया, तो वो स्ट्रक्चर परमानेंट हो जाता है। तो अब बताओ कि 4 गैसेस आपके सामने, O2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, इस चारों में किसकी बाइंडिंग रिवर्सिबल, किसकी बाइंडिंग इरिवर्सिबल? फटाफट। CO2 और O2 की रिवर्सिबल O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 ओजोन का इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि जो ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है, देखो जो ट्रोपोस्फेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में हम लोग हैं, हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में, जल्दी से बताओ, आपको इकोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। हम लोग कहाँ हैं, स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ? स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, और जो ओजोन लेयर है वो कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर। अब बताओ। हाँ भाई विवेक, अब बताओ। सर सेम ही है। तो जो हम लोग जहां रह रहे हैं, ये बात मैं आपको इकोलॉजी में बता चुका हूं, यहाँ ओजोन की जरूरत नहीं है। ओजोन लेयर जहां है वहां ओजोन की जरूरत है, और जहां ओजोन की जरूरत है वहां पर ओजोन रिलीज नहीं है, वो एक लेयर के फॉर्म में है, और वहां आदमी नहीं रहता है। और जहां आदमी रहता है यहाँ ओजोन की जरूरत नहीं। लेकिन क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब हम ओजोन रिलीज करने लग गए हैं? कैसे? कई सारे सोर्सेस से मैंने आपको बताया था। तो ये ओजोन अगर आप इनहेल कर लें तो प्रॉब्लम समझ में आया क्या है? प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन का आयरन +2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर Fe+2 से Fe+3 स्टेट में आ जाता है, जो नुकसानदेह बात है। इस तरीके से हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है और फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दीज आर द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद अदर गैसेस। अगर आपको इसमें से कुछ स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, बाकी मैंने जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो ये देखो आगे और क्या बातें लिखी है, आगे लिखी होगी कहाँ पे, यहाँ पे एट लास्ट कहीं ना कहीं लिखा होगा बाइंडिंग एफिनिटी कहाँ है। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? अरे वो एक और बातें लिखी होगी, दिखा, ये रहा, ये देखो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन 200 से 300 गुना ज्यादा है, किसके लिए? CO के लिए। 20 से 30 गुना ज्यादा है, किसके लिए? 20 से 30 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगर एक टाइम हो O2 के लिए, तो O2 के कंपैरिजन में 20 से 30 गुना ज्यादा CO2 के लिए बाइंडिंग एफिनिटी दिखाता है हीमोग्लोबिन, और 200 से 300 गुना CO के लिए दिखाता है। बाकी बातें हम करते हैं अगली मीटिंग में, यहां तक आप पढ़ लीजिए जल्दी से। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ रिवा। नो सर। अभिषेक। सर जो सर CO बोले कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्रेन डेड काउज करता है सर, इसी होमोग्लोबिन की वजह से करता है ना? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं उसको। और भी इफेक्ट होता है, जैसे मैंने टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी काउज करता है, सेल के लिए पॉइजन बन जाता है, ठीक है। और बोलो, कोई डाउट हो तो। नो सर। सृष्टि जल्दी बोलो। नो सर। विवेक। नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, इसको पढ़ लो ढंग से।